check. So very good morning to every one of you all. Good morning, ma'am. कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था. आई होप आप लोगों ने वो लिख के आए हो. वेरी गुड, वंडरफुल, गुड गुड, वेरी गुड. अब जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है पहले उसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड. फटाफट आपको सवालों का जवाब देना है, एकदम रैपिड फायर टाइप्स. ओके, आप लोग बताओगे हु हैज द ऑथोरिटी टू कॉल फॉर अ मीटिंग. क्या ये पावर किसी और को डेलीगेट किया जा सकता है? कौन ये पावर डेलीगेट कर सकता है? क्या सिंगल डायरेक्टर ये नोटिस को ड्राफ्ट कर सकता है? यही नोटिस में क्या सारी बातें लिखी होती है? लेंथ कितनी होती है नोटिस की? 21 क्लियर डेज में 4 दिन को एक्सक्लूड किया जाता है. कौन से? डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग, 2 days फॉर ट्रांसमिशन. नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बताओगे, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन था प्रोसीडिंग्स का क्या होगा? नॉट इनवैलिड. बट अगर क्या था? डेलिब्रेट ओमिशन था तो फिर क्या हो जाएगा? उसके साथ साथ आप लोग बताओगे नोटिस किन किन लोगों को दी जाती है? ईच एंड एवरी मेंबर की अगर डेथ हो गई तो, इंसॉल्वेंट हो गया है तो, साथ ही साथ ऑडिटर, साथ ही साथ डायरेक्टर. आप लोग बताओगे मुझे, क्या बताओगे आप लोग मुझे? कोई भी मीटिंग में 2 टाइप के एजेंडाज होते हैं. कौन से बिजनेसेस होते हैं जो ट्रांजैक्ट किए जाते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस. जो बिजनेस ऑर्डिनरी नहीं है उसको क्या कहते हैं? स्पेशल बिजनेस. तो ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से 4 होते हैं? अड्डा. क्या है ये अड्डा? बताओ. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट, declaration, and to consider and adopt the financial statement. So any business that is not ordinary will be regarded as a special business. और हर स्पेशल बिजनेस के लिए क्या आपको लगता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या लिखते हो? मटीरियल फैक्ट्स. तो ये दोनों सेक्शंस जो थे वो थे सेक्शन नंबर 101 एंड सेक्शन नंबर 102. अगला सी जो था जिसकी हमने कल कंक्लूजन किया था, एंड दैट वाज द मीटिंग शैल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड. पहली बात तो सेक्शन नंबर 103, व्हाट इज द कोरम इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? 2 members personally. And what is the quorum in case of a public company? 5, 15, 30. 10 नहीं है, 5, 15. 5 if the number of members are up to 1,000. If it is more than 1,000 and up to 5,000, the quorum will be. And if it is more than 5,000, the quorum will be. So 5, 15, 30 members personally present. Is proxy counted for quorum purpose? Are preference shareholders counted for quorum purpose? But are representatives counted for quorum purpose? Representative किसके किसके हो सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट. यूजुअली आप कोरम कितने समय के अंदर चेक करते हो? विद इन द फर्स्ट. एंड इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, मीटिंग का क्या होगा? adjourn to same day, same place, same time next week, or a day as decided by the board of directors. adjourn मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? The members present shall be considered as. बट वही मीटिंग अगर ऐसी मीटिंग होती जो डायरेक्टर्स ने नहीं, रिक्विजिशनिस्ट ने, मेंबर्स ने बुलाई होती और कोरम प्रेजेंट नहीं होता, तो मीटिंग का क्या स्टेटस होता? मीटिंग कैंसिल, डिसॉल्व हो जाती है ना? आप आपके आर्टिकल्स में क्या हायर नंबर लिख सकते हो एज कोरम? तब क्या आपको हायर नंबर लगेगा एज कोरम? चलो नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 105 जो किस बारे में बात कर रहा है? प्रॉक्सी. आप लोग बताओगे प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का फॉर्म नंबर? MGT 11. जो कंपनी के पास डिपॉजिट होना चाहिए विद इन 48 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग. अगर मेरे आर्टिकल्स में 48 hours से ज्यादा लिखा है, इसको हम 48 कंसिडर नहीं करेंगे. क्या कंसिडर करेंगे? सॉरी, वो हायर नंबर कंसिडर नहीं करेंगे, बट कंसिडर करेंगे उसको एज 48 hours. एज अ मेंबर क्या प्रॉक्सी जो डिपॉजिट हुई है उसको मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ? बट उसके लिए क्या मेरे को नोटिस देनी पड़ेगी?
ये नोटिस कितने दिन पहले होने चाहिए? 3 days प्रायर नोटिस. इंस्पेक्शन कब से चालू कर सकती हो? 24 hours before the meeting, and the inspection can be done until the conclusion of the meeting. Articles कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए, बट मैंने फिर भी MGT 11 सबमिट किया, चलेगा क्या? जब तक आप कानून को फॉलो कर रहे हो, लॉ मेकर को भी कोई भी दिक्कत नहीं है. अच्छा, आपने प्रॉक्सी तो अपॉइंट किया, बट मेंबर भी गया, प्रॉक्सी भी गया, मेंबर ने भी वोट किया, प्रॉक्सी ने भी वोट किया. बताओ किसका वोट वैलिड होगा और क्यों वैलिड होगा? जैसे ही मेंबर जाता है, विल इट एक्ट एज एन ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी? हाँ है ना? प्रॉक्सी 1, प्रॉक्सी 2, मतलब पहला और लेटर प्रॉक्सी. प्रॉक्सी 1 भी गया, प्रॉक्सी 2 भी गया, प्रॉक्सी 1 ने भी वोट किया, प्रॉक्सी 2 ने भी वोट किया. किसका वोट वैलिड होगा? क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर प्रॉक्सी विल एक्ट एज रेवोकेशन ऑफ प्रायर अपॉइंटेड प्रॉक्सी. अरे हाँ है ना बच्चों? और लास्ट पॉइंट बताओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? Votes in favor are greater than the votes against the resolution. और स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? Votes in favor are not less than 3 times the votes against the resolution. Yes or no guys? तब पास होता है क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन. और चेयरमैन वो पर्सन होता है who holds the chair. Basically who presides over the meeting and make sure that the decorum is maintained. चेयरमैन का क्या कास्टिंग वोट इस्तेमाल होगा? कब होगा इस्तेमाल? When there are equality in the votes in case of an ordinary resolution, and the chairman is usually appointed according to the articles of association. So these were some of the sections that we had done yesterday. 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया. पहले तो ये 5 सेक्शंस के हेडिंग बता सकते हो. 101 क्या है? प्रॉपर नोटिस. 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. 103 104 और 105. उसके साथ साथ हमने किया था 112 113. 112 113 क्या दोनों भी रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं? ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 112. 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. और हमने किया 116 कि अगर अडजर्न हुई है आपकी मीटिंग और अडजर्न मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो दिन रेजोल्यूशन एक्चुअली पास हुआ है वही दिन माना जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है. हम कोई भी बैक डेटेड एंट्रीज नहीं करेंगे. जो दिन पे जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वही दिन पे माना जाएगा कि वो रेजोल्यूशन पास हुआ है. वो सेक्शन नंबर है 116. तो हमारा 101 102 103 104 105. उसके बाद हमारा हुआ 112 113 116. क्या हमारे ये 8 सेक्शंस हो चुके हैं? पिछले 4 दिनों में हमारे ये 8 सेक्शंस हो चुके हैं. क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, आ जाइए. अरे अपना 114 भी तो हो गया. हमारा 114 इज रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन. हाँ चलो आ जाइए. कल जो भी किया पहले हम लोग उसकी रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलेगा आप लोगों को? आ जाइए. प्रॉक्सी का सेक्शन रीड किया था हमने. 105 क्या हमने रीड किया था? अरे बोलो ना. 105 रीड किया है क्या? आ जाओ, पेज नंबर 7.27 पे आ जाइए प्लीज. तो देखो ये सेक्शन क्या कहता है. कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट.
of a company who is entitled to attend and vote at a meeting shall also be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf. But batao, shall a proxy have the right to speak at a meeting? And also he cannot vote except a voting by way of a poll. So can a proxy speak at a meeting? क्या वो लिख सकता है? क्या वो बोल सकता है? क्या वो वोट कर सकता है by show of hands? क्या वो वोट कर सकता है by way of a poll? Very good. So क्या कहता है ये सेक्शन? मैं आपको बताती हूँ. बता प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कौन से फॉर्म नंबर में होता है? MGT 11. ये मैंने आपको बताया था. अगर आप किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहे हो और प्रॉक्सी को आप अपॉइंट कर रहे हो इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर जो प्रिस्क्राइब हुआ है इट इज MGT 11. आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है, बट जब आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है कौन से फॉर्म के द्वारा किया है? MGT 11. देन दिस अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी क्वेश्चन्ड. It shall not be questioned on what ground that it fails to comply with the special requirements specified by the articles. ये मैंने आपको कल बताया था, एंड में हमने डिस्कस किया था. आर्टिकल्स में कोई प्रॉक्सी फॉर्म दिया था, बट हमने आर्टिकल्स में दिए गए प्रॉक्सी फॉर्म को नहीं भरा. उसके बदले में हमने कौन सा प्रॉक्सी फॉर्म भरा? MGT 11. क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? और यह अपॉइंटमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते. मतलब आपको अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये अपॉइंटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट. जब भी आप प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हो, ये जो MGT 11 है ये फॉर्म हमेशा राइटिंग में होना चाहिए एंड इट शुड बी साइंड बाय द अपॉइंटर. तो मेंबर इस फॉर्म को साइन करता है. साइन करने से क्या लीगल ऑथेंटिसिटी मिलती है? अरे बोलो ना. कोई नहीं तो कोई भी MGT 11 डाउनलोड कर लेगा. उनको तो पता ही है सर के पास रिलायंस में शेयर्स है. हाँ, सर की डिटेल्स भर लेगा, उसकी डिटेल्स भर लेगा और बोल देगा कि मैं आ गया मीटिंग अटेंड करने, सर ने मेरे को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट किया. बट अब बताओ कब माना जाएगा कि सच में सर ने किसी को ऑथोरिटी दी है? जब सर की साइन रहेगी. इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म हमेशा राइटिंग में होता है एंड इट इज ऑलवेज साइंड. ओके, देन यही प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को रिसीव करना चाहिए एटलीस्ट 48 आवर्स before the commencement of the meeting, and it shall be valid even if the articles provide for a longer period. articles में 72 hours लिखा है. हम 72 को 72 नहीं मानेंगे. 72 को क्या मानेंगे? 48. और अगर मेंबर ने 68th आवर पे सबमिट किया है, क्या चलेगा? क्या प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट फिर भी कंसिडर्ड किया जाएगा एज अ वैलिड अपॉइंटमेंट? अब अगर मेंबर चाहे मेंबर क्या कर सकता है? नोटिस देकर प्रॉक्सीज जो डिपॉजिट हुए हैं क्या उनको इंस्पेक्ट कर सकता है? अरे बोलो ना. मेंबर अगर चाहे प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड क्या इंस्पेक्ट कर सकता है, बट उसके लिए क्या उसको एक नोटिस देनी पड़ेगी. कितने दिन प्रायर नोटिस? जिसमें लिखा होगा कि उसकी इच्छा है कि वो इंस्पेक्ट करना चाहता है द प्रॉक्सीज डिपॉजिटेड. बट इंस्पेक्शन कब से चालू कर सकता है? ही शैल बी एंटाइटल्ड. कब? बिगिनिंग 24 hours before the time fixed
for the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged. तो जो भी proxies register की गई है उसको ये बंदा इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड क्या उसने 3 दिनों का कम से कम नोटिस दिया है? अरे बोलो। और ये जो नोटिस है देने के बाद आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, बट इंस्पेक्शन कब कर सकते हो? 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड एंडिंग ऑन द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. यस नो गाइस? आप क्या कर सकते हो, आपके पास यू हैव अ पेन ऑल्सो राइट, ये जो पैराग्राफ है ना इसको आप कट कर सकते हो. क्यों कट कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ. इससे मैंने जानबूझ के उसको पहले रीड करवाया ताकि आपको ऐसे नहीं लगे कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं. हमें ये रीड किया पैराग्राफ, यही पैराग्राफ को एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में नीचे दिया गया है. अगर आप देखोगे, चेक इट आउट गाइस, ये देखो, एवरी मेंबर, check it out guys, who is entitled to vote, every member shall also be entitled to inspect the proxies lodged. बराबर? और इसी इंस्पेक्शन के लिए उसको 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा. और यही इंस्पेक्शन कैन बी डन 24 hours before the time fixed for the meeting and ending with the conclusion of the meeting. क्या यही बातें लिखी गई है जो ऊपर के पैराग्राफ में लिखी थी? बट ये चीजें लिखी गई है बुलेट फॉर्मेट में इन सिंपल वर्ड्स. इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर के पैराग्राफ को कट कर दिया है. क्या आप भी कट कर सकते हो? हाँ, दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है, रेपिटेशन है. तो क्या करोगे, वट एवर इज सिंपल वो हम कर लेंगे. हाँ, अरे बोलो ना. तो आपने इसको कट कर दिया है और इसको हाईलाइट कर दिया है. गुड. और ये एक डिफॉल्ट का सेक्शन है कि अगर आपने ये सेक्शन को कंप्लाई नहीं किया है तो कंपनी को पेनल्टी लग सकता है. कितना लग सकता है? 50,000 रुपए का. और प्लस अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो ऐसे केस में ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी सजा मिल सकती है. ठीक है, बट पेनल्टी वाले सेक्शंस को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि हर एक सेक्शन का लिटरली पेनल्टी है. कब तक 160 सेक्शंस, 160 सेक्शंस की आप पेनल्टी लर्न करते बैठोगे? कुछ सेक्शंस है जिनकी पेनल्टी लर्न करना बेहद इंपॉर्टेंट है, उनकी हम लर्न करवाएंगे. बाकी आप ये सब होमवर्क की तरह रीड कर सकते हो. तो ये था 105. किससे रिलेटेड था? किससे रिलेटेड था? कल हमने फिर 104 भी किया था और हमने और क्या किया था? कोरम किया था. कोरम रीड हो गया है क्या? हाँ, कोरम का रीडिंग हो गया है. हाँ, क्या नहीं? चेक करो अच्छे से. तब आपके पास बुक्स नहीं होगी शायद. मैं आपको पीडीएफ भिजवा देती हुई है, तो जो भी मैंने मार्किंग करी हुई है वो मार्किंग आप भी कर लेना. ठीक है? हमारा 112, 113 रीड करके हुआ था. 114 कल हमारा हुआ था. 43 पेज नंबर पे आ जाओ. 43. कम ऑन गाइस, पेज नंबर 43 पे आ जाओ. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब माना जाएगा पास हुआ है? आई एम ऑन सेक्शन नंबर 114 जो रेजोल्यूशंस के बारे में बात कर रहा है. कौन सा सेक्शन नंबर? 114. किस बारे में बात कर रहा है? रेजोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं. कौन से? क्या बात है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी मतलब वोट्स इन फेवर शैल बी ग्रेटर देन द वोट्स. और कब माना जाएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है. वोट्स कास्ट इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. हाँ या ना? अरे बोलो ना. फिर आगे यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. रेजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. कब माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है? इफ द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन
and it is required to be passed by the votes cast. अब वोट्स कैसे कास्ट करते हैं आज के सेशन में हम देखने वाले हैं. देखो आज का सेशन ही वोटिंग के ऊपर है. ये देखो वोट कैसे कैसे कास्ट हो सकते हैं. ई वोट से हो सकता है, शो ऑफ हैंड से हो सकता है, पोल से हो सकता है और पोस्टल बैलेट से हो सकता है. तो सेक्शन में बस इतना ही लिखा है कि जब भी वोट कास्ट हो, फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए सेक्शन कहता है चाहे वोट कास्ट किया है शो ऑफ हैंड से या पोल से, पोस्टल बैलेट से या इलेक्ट्रॉनिक मीन से. तो सेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है, बट हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है. आपने वोट कैसे किया है इससे हमारा संबंध नहीं है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए हम ये देखेंगे आपके वोट जैसे भी आपने क्यों ना किए हो, हम देखेंगे कितने फेवर में आए हैं और कितने अगेंस्ट में आए हैं. अगर वोट इन फेवर आर ग्रेटर देन वोट अगेंस्ट, क्या ओआर पास हो जाता है. एज सिंपल एज दैट. फिर चाहे आपने शो ऑफ हैंड से वोट किया है, पोल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से किया है या बैलेट पेपर से किया है, क्या फर्क पड़ता है. हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, रेजोल्यूशन देख रहे हैं. उसके लिए वी विल जस्ट सी टू थिंग्स. हम तो ये भी नहीं देखते जो लोगों ने इनवैलिड वोट है या जिन्होंने वोट नहीं किया है, उनसे भी हमारा लेना देना नहीं है. हमारा लेना देना किससे, वही स्टूडेंट से जो हाँ बोल रहे हैं या तो ना बोल रहे हैं मेरे पूछे गए सवालों का. जो हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, जो ना भी नहीं बोल रहे हैं, उनसे कोई भी लेना देना नहीं है. अरे हाँ है ना. तो ऑफ कोर्स लॉ है तो भाषा थोड़ी तो कॉम्प्लिकेटेड होगी, इतना सिंपल तो नहीं होगा. बट क्या आपसे ये कॉम्प्लिकेटेड भाषा रीड करना एक्सपेक्टेड है? यस. अब मैं यस नहीं कहूंगी, आप सिर्फ क्या करना, घर पे जाके आईसीआई की मॉड्यूल देखना. अगर आईसीआई की मॉड्यूल ये लैंग्वेज यूज करती है, मतलब क्या आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करती है कि ये लैंग्वेज को आप समझो, सीखो और एनालाइज करो. मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं है. किसके एक्सपेक्टेशंस है? अगर इंस्टीट्यूट को इतना ही इजी करना होता तो फिर वो इजी लैंग्वेज पे ही अपनी मॉड्यूल बनाती, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कभी ये नहीं कहा है कि हमने एक्ट को मॉड्यूल मान लिया है. इंस्टीट्यूट ने हर बार आज तक अपने हर कोर्स के लिए अपनी खुद की मॉड्यूल प्रिस्क्राइब की है. जैसे अगर आप फाउंडेशन की मॉड्यूल देखोगे, फाउंडेशन की मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने लॉ की लैंग्वेज यूज नहीं की है, सिंपल लैंग्वेज यूज की है लॉ के लिए. बट अगर आप वही इंटर लॉ की मॉड्यूल देखोगे और इंटर लॉ की मॉड्यूल को बेयर एक्ट से कंपेयर करोगे, यू विल रियलाइज कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को उठाकर इंस्टीट्यूट ने अपनी मॉड्यूल को बनाया है. मतलब इंस्टीट्यूट खुद अपने फाउंडेशन लॉ की बुक्स और इंटर के लॉ की बुक से आपको डायरेक्टली ये मैसेज देना चाहती है कि फाउंडेशन में भले ही आपने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया आंसर्स तो चलेगा, बट इंटर में हम ये उम्मीद करते हैं कि आप टेक्निकल लीगल वर्ड्स, वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको आप यूज करो और उसी के हिसाब से आप आंसर को प्रेजेंट करो. तो इसलिए शॉर्टकट से एटलीस्ट इंटर में तो बात नहीं बनने वाली है बेटा. आज घर पे जाके आप खुद एनालाइज कर लेना. मॉड्यूल तो सबके पास है ही. अच्छा नहीं है तो आप ICAI.org पे से चेक कर सकते हो. ICAI.org पे बोर्ड ऑफ स्टडीज का पोर्टल होता है स्टूडेंट्स के टैब में. ये पता है आप लोगों को? आजकल तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का एप्लीकेशन भी अवेलेबल है. सिर्फ पढ़ो, इंस्टीट्यूट भी कह रहा है. चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल बुक्स, वर्चुअल बुक्स, फर्क नहीं पड़ता है. पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप चेक कर लेना. द लैंग्वेज दैट द इंस्टीट्यूट हैज यूज्ड इज वेरी क्लोजर टू द बेयर एक्ट, और वही लैंग्वेज को हमने हमारी टेक्स्ट बुक में भी यूज किया है. बट चीजों को सिंपल करने के लिए हम वो चार्ट्स बना रहे हैं और समरी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी क्या इंपॉर्टेंट है. प्राइमरीली तो वही इंपॉर्टेंट है. फिर एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, फिर दूसरी लड़ाई लड़ेंगे ना लैंग्वेज की. अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, क्या लैंग्वेज से लड़ेंगे? समझ रहे हो आप? तो पहली लड़ाई लॉ से है, दूसरी लड़ाई इंग्लिश से है और ये लैंग्वेज से है. बट पहली लड़ाई हम जीत रहे थ्रू दी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स थ्रू विच वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. वी आर ब्रेकिंग द लॉ इन सिंपल लैंग्वेज. बट सिर्फ इतना करके क्लास में आपको खुश कर दिया और एग्जामिनेशन में आप रोगे तो क्या मतलब रहेगा? एग्जामिनेशन के दिन भी और रिजल्ट के दिन भी आप खुश रहने चाहिए ना.
तो अचानक से आप चलो पूरे क्लासेस खत्म हो गए 6 के 6 और अचानक से आप लॉ की मॉड्यूल लेके बैठते हो और तब आप रियलाइज करते हो अरे बाप रे, पढ़ाते वक्त मैम ने इतना सिंपल पढ़ाया और लैंग्वेज तो अपनी मॉड्यूल की इतनी खतरनाक है, तब कितना कोसोगे मुझे, तब कितनी गाली दोगे। तो ऐसा कुछ मुझे करना नहीं है कि क्लास में एकदम खुश खुश कर दिया आपको, बाद में रोते बैठोगे। जो रियलिटी है उसका चेक आपको मिलना चाहिए, वेदर इट इज गुड बैड और अगली। तो इसीलिए मेरे जो टेक्स्ट बुक है मेन 1A 1B और वॉल्यूम नंबर 2, उसकी लैंग्वेज वैसी ही है जैसे ICI एक्सपेक्ट करता है। ये मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं जानबूझ को बाहरी लैंग्वेज लिख दूं मेरी बुक में, फिर आप लोगों को मेरा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि मैम क्या भारी है। इसलिए मैंने ये टफ नहीं किया है, टफ नहीं कहोगी, चैलेंजिंग नहीं किया है। टेक इट एज अ चैलेंज। आई डिड दिस बिकॉज इट्स द ICI दैट इज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। और अगर आपको विश्वास नहीं है, आप खुद, कुछ बच्चे होते हैं ना कीड़े होते हैं, उनको ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल चेक कर सकते हो। मॉड्यूल है नहीं तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे जाके इसको चेक कर सकते हो। दिस इज द लैंग्वेज दैट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल बाय द ICI। ओके, आ जाइए। तो लिखते वक्त उन्होंने ऐसी कॉम्प्लेक्स भाषा यूज की और उन्होंने कहा है कि हम तो वोट्स ले गए। फिर कहते वक्त वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब वोट्स चाहे आपने दिया है शो ऑफ हैंड से या इलेक्ट्रॉनिक वोट से या पोल से, फर्क नहीं पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट है कि जो वोट्स आपको मिले हैं इन फेवर शैल बी मोर देन, शुड एक्सीड द वोट्स। एक्सीड म्हणजे इट शुड बी मोर देन व्हाट, द वोट्स विच आर कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज देखो, लास्ट पैराग्राफ है ये। कब माना जाएगा OR पास हुआ है, बोलो ना, कब माना जाएगा OR पास हुआ है? When the votes cast in favor of the resolution by any mode। ये any mode को मैंने सिंपल कर दिया है ना। फिर any mode शो ऑफ हैंड्स हो सकता है, पोल हो सकता है, ई वोटिंग हो सकता है, पोस्टल बैलेट हो सकता है। by any mode shall exceed the votes which are cast against it। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दीजिए आप। द वोट कास्ट इन फेवर shall be more than the votes cast against the resolution। और SR कब पास होगा बोलो? So yes, the votes cast in favor, whether the votes are cast by show of hands or by the electronic means or by poll or as any other case, फर्क नहीं पड़ता है। The votes cast in favor of the resolution shall not be less than 3 times the votes cast against the resolution। Yes or no guys? तो तब माना जाएगा आपका स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ है पास। ये क्वेश्चन कोई पढ़ेगा? माइक है दूसरा, हेमंत प्लीज देना किसी को। एनीवन हु वांट्स टू रीड, इस बच्चे को दे दो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11, चेक इट आउट गाइस। इलस्ट्रेशन नंबर 11, वेरी गुड सृष्टि। Illustration 11. ओके, The annual general meeting of Superstar Bakers Limited was attended by 60 members. In respect of particular business, the resolution was to be passed as a special resolution. तो चाहिए अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन। आए मीटिंग में कितने लोग? 60। फिर क्या हुआ 60 में? देखते हैं, चलो बोलो। 10 members voted against the resolution, whereas 5 abstained themselves from the voting. 5 abstain मतलब did not vote और 10 लोगों ने वोट किया है अगेंस्ट। फिर क्या हुआ? The chairman of the meeting, Mr. Ravinder, declared that the resolution was passed as a special resolution. मतलब 60 में से 5 लोगों ने वोट नहीं किया और 10 लोगों ने अगेंस्ट किया। बचे कितने हैं बोलो ना? क्या 45 ने फेवर में वोट किया होगा? और चेयरमैन कहता है कि रेजोल्यूशन पास हो चुका है। अब आपको बोलना है कि चेयरमैन ने ये जो डिक्लेयर किया है, क्या ये वैलिड है या क्या ये वैलिड नहीं है? क्या इस केस में SR पास हुआ है? बताओ, वोट्स इन फेवर कितने हैं, वोट्स अगेंस्ट कितने हैं?
What is 3 times of 10? तो क्या 40 को 30 से कंपेयर करोगे? And 45 is not less than because it is greater than 30. तो क्या SR पास हुआ है? So चेयरमैन ने जो डिक्लेयर किया है कि SR पास हुआ है, ये चीज वैलिड है. अरे हो कि नहीं? पढ़ोगे अगला वाला इलस्ट्रेशन भी? पढ़ो. Illustration 12. In the annual general meeting of Steel Products Limited, the notice contained the agenda for 8 special businesses to be transacted. The chairman decided to move all the resolutions at one time in order to save time of the members present at the meeting. Discuss whether 2 or more resolutions पढ़ो ठीक है. can be moved together as per the provisions of Companies Act 2013. राइट. ये वाली चीज जो है ना, ये हमारी कल हुई नहीं थी. तो ये पढ़ना बाकी है, बट ठीक है. मैं आपको बता देती हूँ एक चीज. चलो यहाँ आया ही है, यहाँ पे तो बता ही देती हूँ मैं. 8 चीजों के बारे में मीटिंग में डिस्कस करना था. 8 थिंग्स. चेयरमैन क्या करता है? 8 चीजों के बारे में बता देता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है. ये 8 चीज उसने बता दी. हमें बोरोइंग करना है, हमें रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, हमें नाम चेंज करना है, हमें इस डायरेक्टर को अपॉइंट करना है. ऐसे करके उसने 8 भी चीजें एक साथ बता दी कि ये सारी चीजों के बारे में हमने इस मीटिंग के बारे में डिस्कस करना है. और ये 8 चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया. अब आप आपका वोट कास्ट कर लो. मतलब अगर आप हाँ बोलोगे, 8 चीजों के लिए हाँ बोलोगे. अगर आप ना बोलोगे, 8 भी चीजों के लिए आप ना बोलोगे. तो चेयरमैन ने क्या किया? अपने समय को बचाने के लिए और मेंबर्स के भी समय को बचाने के लिए उसने 8 भी ट्रांजैक्शन को एक साथ मूव कर दिया. ही डिसाइडेड टू मूव ऑल द ट्रांजैक्शन एट वन टाइम. 8 भी खट 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 बोल दिए और कहा आप बताइए आप फेवर में हो या क्या आप अगेंस्ट में हो. अगर आप हाँ बोलते हो, आप सभी के लिए हाँ बोल रहे हो. और अगर आप ना बोलते हो, आप सभी के लिए ना बोलते हो. तो एक सेक्शन है जो कहता है अगर चेयरमैन चाहे, अगर वो चाहे, वो सारे रेजोल्यूशंस एक साथ पुट अप कर सकता है. बट मतलब देयर इज अ प्रोविजो, एक्सेप्शन. वो लॉ ही क्या लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो. कहा जाता है अगर आपको किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन दूसरे रेजोल्यूशंस के साथ क्लब नहीं किया जा सकता. डायरेक्टर को अपॉइंट, हर मीटिंग में क्या अड्डा होता है? अड्डा का डी क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. डायरेक्टर को अपॉइंट करने का जो रेजोल्यूशन है उसको आपको सेपरेटली ही पुट अप करना पड़ेगा. उसको आप दूसरे रेजोल्यूशंस के साथ मिक्स नहीं कर सकते. सो resolution shall be moved separately which requires the appointment of a director at the general meeting. So 2 or more directors cannot be appointed by a single resolution. इसके ऊपर एक बार इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था कि कंपनी के चेयरमैन ने, मीटिंग के चेयरमैन ने 8 रेजोल्यूशन एक साथ पुट अप कर दिए टाइम बचाने के लिए. बट 8 रेजोल्यूशन में से 2 रेजोल्यूशन थे जहां पे आप लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे थे. क्या ये 8 भी रेजोल्यूशन एक साथ रखे जा सकते हैं? इनफैक्ट 7 और 1 भी नहीं हो सकता है. कैसे होगा? 6 एक साथ हो सकते हैं और ये एक और ये एक अलग अलग होगा. कौन सा अलग अलग होगा? ये जो भी ए डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए और बी डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन अलग अलग से पुट अप करना होगा. ये 6 के लिए आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6. इसके लिए बताओ आपका हाँ है या ना है. अगर हाँ होगा तो सभी के लिए हाँ होगा और अगर ना होगा तो सभी के लिए ना होगा. फिर अलग से आप पूछोगे क्या आप चाहते हो मिस्टर ए डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो? फिर आप हाँ या ना बोलोगे. फिर वापस से क्या आप चाहते हो बी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो? फिर आप कहोगे हाँ या ना. आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? पक्का?
तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन क्या सेपरेटली पुट अप किया जाता है? तो जो रेजोल्यूशंस का पॉइंट आपने कल नोटबुक में लिखा है ना, मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने लिखा है, होमवर्क किया है. आई होप माई अजम्पशन इज करेक्ट. वेरी गुड. लिखो वहां पे, उसी के नीचे आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखे होंगे, उसके नीचे लिखो इफ द चेयरमैन विशेस टू. छोटी छोटी बातें हैं बट आपको इसके ऊपर सवाल आ सकता है. नहीं, दोनों के नीचे कॉमन लिखो. फॉर रेजोल्यूशंस ओनली कॉमन लिखो. 114 में लिखना है आपको बस. लिखो इफ द चेयरमैन विशेस टू he can move. If the chairman wishes to, he can move all the resolutions at one time. He can move all the resolutions at one time. However, the resolution to appoint a director Shruti, I hope the point is clear now. However, the resolution to appoint a director has to be moved separately. Has to be moved separately. Has to be moved. Has to be moved. Has to be moved. और हमारा 116 भी हो चुका है. आई थिंक 104 चेयरमैन ही रीड करना बचा हुआ है. बराबर? कल तो इतना ही हुआ है हमारा. 104 कहीं ऊपर होगा. 104 पेज नंबर 26 पे आ जाइए. 26 चेयरमैन. वैसे आपने चेयरमैन का जितना समरी चार्ट में लिखा है उतना भी कर लिया तो भी काफी है. चेयरमैन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने आज तक तो कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, यहां तक कभी इंस्टीट्यूट आया ही नहीं है. अगर आप देखोगे केयरफुली, जस्ट ऑब्जर्व द वर्ड्स. Unless the articles provide. Check out the words. Unless the articles provide. देख रहे हो लॉ की भाषा. Unless the articles provide. इसका क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? अगर आर्टिकल्स चुप है तो, अगर आर्टिकल्स चुप है तो members personally present shall elect amongst themselves a chairman by show of hands. मतलब इन शॉर्ट, अगर आर्टिकल्स कुछ कहते हैं पहले, क्या आप आर्टिकल्स को फॉलो करोगे? बट अगर आर्टिकल्स कुछ नहीं कहते हैं तो फिर मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट अपने में से किसी को अपॉइंट करेंगे एज द चेयरमैन एंड दैट विल बी अपॉइंटेड बाय शो ऑफ हैंड्स. बट ऑफ कोर्स यस, शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट कभी भी फाइनल नहीं होता. आज आप समझोगे. अगर पोल डिमांड किया जाता है तो ऐसे केस में इफ अ पोल इज डिमांडेड, वापस से वोटिंग होगा बाय वे ऑफ अ पोल. हम समझेंगे पोल क्या होता है. पोल केबीसी का पोल, केबीसी देखा है कभी आप लोगों ने? अभी मंडे से वापस से केबीसी के एपिसोड्स रिज्यूम हुए हैं. ऑडियंस पोल, पोल कभी किया है आप लोगों ने? कोई बात नहीं, आज कर लेंगे. ऐसे देख रहे हो आप जैसे मैं चाइनीज में बात कर रही हूँ. इतना भी कुछ अलग नहीं बोला है मैंने. शो ऑफ हैंड्स तो पता है.
जैसे कि अगर मैं आपको पूछूंगी कितने लोग चाहते हैं कि कल 15 अगस्त को हम क्लास में छुट्टी दें, अनफॉर्चुनेटली ऐसी कुछ इच्छा पूरी नहीं होने वाली आपकी, नहीं होगी बेटा। आप लोगों को बताती हूं मैं, शायद से गणेश उत्सव के वक्त 2 दिन छुट्टी होगी, लास्ट 2 दिन विसर्जन के वक्त और विसर्जन के अगले दिन, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का काफी इंपॉर्टेंस होता है। इट्स आवर रीजनल फेस्टिवल, ओके, एंड ऑफ कोर्स द फेस्टिवल ऑफ आवर नेशन दिवाली। दिवाली के वक्त आप लोगों को कुछ 7 दिन की छुट्टी रहेगी, 7 days, so don't worry। दिवाली के वक्त हम आपको आपके फैमिली से जुदा नहीं होने देंगे, so you all can plan and you all can go home for Diwali, you all can stay with your family and loved ones, that's not a problem। SR पास हो चुका है, बट उसके अलावा आई एम नॉट क्वाइट श्योर वेदर यू ऑल विल गेट रक्षाबंधन वगैरह का तो हॉलीडे, आई एम नॉट दैट श्योर, ओके। आप संडे के दिन रक्षाबंधन मना के आना भी, सारे बॉयज आर लाइक मैम दे दो छुट्टी। हमको क्लास में काफी रिस्क है, संडे को पढ़ा लेना बट मंडे छुट्टी लेना मैम, मंडे हम नहीं आएंगे क्या? उसके अलावा आई एम नॉट क्वाइट श्योर हाउ मेनी हॉलीडेज यू विल गेट। मेरे को तो संडेज का भी अभी डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, बट कुछ टाइम का ही मेहनत है, उसके बाद अच्छी जिंदगी हो जाएगी आपकी, तो कोई बात नहीं, चलता है। अरे इसको पूछ लेना, ये गिर गया इधर, ये कैसे हुआ? टिश्यू पेपर लगा दो उधर, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। मैं दिवाली का आपको 1-2 दिन में बताती हूँ एग्जैक्ट, ताकि आप टिकट्स निकाल लो, क्योंकि बाद में फिर टिकट्स की इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एवरीवन इज ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। मोस्टली इट विल बी अक्टूबर एंड ओनली, क्योंकि अक्टूबर एंड की दिवाली है। दिवाली कौन सी तारीख है? तो 1-2 दिन आगे पीछे से छुट्टी दे, 31 का ना, तो 28-29 से शायद छुट्टियां होगी हफ्ते भर के लिए, आप समझ लो लगभग अंदाज, तो आप निकाल दो टिकट्स। एग्जैक्ट बताऊंगी मैं 1-2 दिनों में, अंदाज मैंने बता दिया, तो उस हिसाब से आपको चेक करना है तो आप कर लो, ठीक है। 1 मिनट में ये खत्म करें फटाफट। सबसे पहली बात तो आर्टिकल्स के हिसाब से चेयरमैन अपॉइंट होगा। आर्टिकल्स में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मेंबर्स अपने में डिसाइड करें, मेंबर्स अपने में डिसाइड करेंगे, इसका ये भी मतलब है प्रॉक्सी चेयरमैन की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर्स personally present shall elect among themselves to be the chairman by show of hands। तो देखो प्रॉक्सी क्या मीटिंग में बोल सकता है? क्या लिख सकता है? क्या शो ऑफ हैंड से वोट कर सकता है? क्या पोल से वोट कर सकता है? क्या चेयरमैन की तरह अपॉइंट हो सकता है? ओके, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट में से ही कोई होगा जो चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया जाएगा। और क्या हुआ? डिमांड कर सकता है, बट अभी हम पोल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। यस, बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, अ प्रॉक्सी कैन डिमांड फॉर अ पोल एंड ही कैन ऑल्सो वोट बाय वे ऑफ अ पोल। ओके, हाँ, हम क्या कह रहे थे? आर्टिकल्स ने अगर कहा है, क्या बात है, आर्टिकल्स के हिसाब से चेयरमैन अपॉइंट होगा। आर्टिकल्स अगर साइलेंट है, मेंबर्स अपने आप में शो ऑफ हैंड से चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। शो ऑफ हैंड्स के बाद सपोज मिस्टर एक्स चेयरमैन की तरह अपॉइंट हुआ है, बट फिर भी पोल डिमांड हुआ है, तो वापस से वोटिंग होगा बाय वे ऑफ अ पोल, और फिर पोल के द्वारा जो चेयरमैन की तरह अपॉइंट होता है उसको फाइनली कंसिडर किया जाएगा एज द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग। तब तक के लिए जो शो ऑफ हैंड्स की तरह अपॉइंट हुआ था वही पर्सन चेयर लेगा, जब तक पोल का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। एक बार पोल का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, से मिस्टर वाई अपॉइंट हो जाते हैं, तब एक्स की जगह वाई ले लेगा और वाई पूरी मीटिंग को प्रिसाइड करेगा और कंक्लूड करेगा। ओके, देखो, सो द सेक्शन फर्दर सेज इफ अ पोल इज डिमांडेड, द चेयरमैन इलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड्स shall continue be the chairman until some other person is elected by the result of poll, and then this person elected by way of a poll shall be the chairman for the rest of the meeting. Chairman करता क्या है? He manages the meeting. He ensures that the required decorum is maintained at all time. He concludes the meeting. He executes the minutes. आप पढ़ोगे 118 minutes.
मिनट्स कौन बनाता है, साइन कौन करता है? चेयरमैन। और जो भी क्वेश्चंस आए मीटिंग में, प्राइमा फेसी मीडिएटर कौन रहता है? चेयरमैन ही रहता है। यही होता है काम ऑफ द चेयरमैन। और बताओ चेयरमैन का क्या कास्टिंग वोट यूज होगा? कब यूज होगा? इफ देयर इज इक्वालिटी इन द वोट्स। तो जब भी इक्वालिटी ऑफ वोट्स होता है तब चेयरमैन का कास्टिंग वोट इस्तेमाल होता है। दिस इज हिज सेकेंड वोट, क्योंकि एज अ मेंबर उसने प्राइमरीली वोट किया है, अब वो और एक बार वोट कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। ये यूजुअली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में काम आता है जब इक्वालिटी है वोट्स में। हो गया 104। पढ़ोगे बेटा 118 में। एग्जीक्यूट करना मतलब कंपनी सेक्रेटरी मिनट बनाता है और चेयरमैन उसको साइन करके ऑथोरिटी देता है, सो इज एग्जीक्यूटिंग इट। 118 में होगा, रुक जाओ थोड़ा सा, होने दो, आएगा वो आएगा, ठीक है। चलो हमारे सेक्शंस रिवाइज हो गए हैं पिछले 4 दिन के, और सेक्शंस की रीडिंग भी हो गई है। क्या अब हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं? ताकि आप हर एस्पेक्ट से प्रिपेयर्ड हो। पक्का? Anyone who knows the answer can just raise the hand. I'll come to that person and I'll ask you the answer. सुन ना, मेरे ऑफिस खुला है क्या? चाबी है तेरे पास? चाबी भी नहीं है, ठीक है। जो बच्चे को जवाब देना आता है आप दे देना। सुन ना, केबिन में लेफ्ट साइड के ड्रॉअर पे डेयरी मिल्क से वो बाद में लेके आ जाना ऑफिस खुलने के बाद। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे चॉकलेट्स आपको बाद में मिलेगी, ऑफिस बंद है अभी। क्या हुआ? संभालो बेटा अपने आप को, आपको भी मिलेगी चॉकलेट, गुस्सा मत हो। इंटरलॉक क्वेश्चन बैंक। एनीवन हु नोज द आंसर कैन जस्ट रेज द हैंड, ओके। पहले मैं जा रही हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चेक इट आउट। स्क्रॉल अप करो, फिर आंसर देख लोगे आप लोग, चीटिंग करोगे। विंडो को कम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? आपने रीड, मतलब मैंने तो रीड भी नहीं किया क्वेश्चन और आंसर आ गया आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रही थी कि मेरे को आंसर दिखाना नहीं। A company received a proxy form 54 hours before the time fixed for the start of the meeting. The company refused to accept the proxy form on the ground that the articles provide that the proxy form must be filed 60 hours before the start of the meeting. Define a proxy and decide under the provisions of the Companies Act whether the proxy holder can compel the company to admit the proxy in this case. इसमें मैंने देखा ही नहीं किसने सबसे पहले हैंड रेस किया। किसको जवाब देने का मौका दूं मैं? कोई नया स्टूडेंट? आप दोगे बेटा जवाब? माइक दे सकते हो उसको? मैम प्रॉक्सी जो फॉर्म होता है वो मैंने MGT 11 फॉर्म के अंदर 48 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग ये करना होता है, सबमिट। बट हाँ सबमिट करना होता है। बट इफ़ कंपनी के आर्टिकल्स में 60 आवर्स है, स्टिल वो वैलिड नहीं होगा, 48 आवर्स ही माना जाएगा। तो क्वेश्चन में 54 आवर्स के पहले उन्होंने वो फॉर्म सबमिट किया है, तो वो स्टिल वैलिड है क्योंकि 60 आवर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, 48 आवर्स से कंसिडर कर। सो इज इट विद इन द टाइम लिमिट? यस। तो क्या ये प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट वैलिड होगा? यस। क्या प्रॉक्सी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? यस। तो चेयरमैन का ये जो क्लेम है वो सही नहीं है, सो ही हैज टू कंपेल द प्रॉक्सी होल्डर टू अटेंड द मीटिंग एंड वोट बाय वे ऑफ अ पोल। अरे हाँ है ना? क्या नाम है बेटा आपका? भूमिका। कहाँ से हो आप? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां भूमिका के लिए। अभी हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देयर इज ऑलवेज अ क्रॉस रेफरेंस दैट वी गिव। आपके पास अब टेक्स्ट बुक्स आ चुकी है। आप टेक्स्ट बुक में प्रॉक्सी का सेक्शन नंबर क्या पेज पे होगा? आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 है।
जहां पे प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट है, प्रॉक्सी का सेक्शन नंबर भूमि का आप बता सकते हो क्या? 10, इट इज 105। ठीक है, वहां पे 105 के वहां पे आप लिख दो क्वेश्चन नंबर 14। कहां पे लिख रहे हो आप? आपकी मेन बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में 105 के वहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 14 और वहां पे लिख लो जनवरी 21। कैसे लिखोगे बेटा आप? पेन से? वाह, वेरी गुड। बेटा आप क्लास में नहीं होते तो हमारा क्या होता? ये देखो, जैसे कि ये प्रॉक्सी का सेक्शन है, आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन 14। हाँ, और ये पूछा है जैन 21 और मई 21 के आरटीपी में। इससे क्या होगा, जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे घर पे जाके, सिर्फ 4 महीने बाद आपको लगता है अभी लॉ को पढ़ना चाहिए, अब हम भूलने लग गए। जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे, जैसे ही सेक्शन पढ़ोगे, आपको ये भी देखना होगा इस सेक्शन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने सवाल कैसे पूछा है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन बैंक को अपने साथ लोगे, 105 जैसे ही पढ़ा आप क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाओगे। आई बात समझ में? ये तो एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस है, तो और क्वेश्चंस जब अब हो गए, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर। और अगर आप देखोगे इतने अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट ने इस सेक्शन के ऊपर सवाल पूछा है, हाँ मतलब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अपने आप मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपकी बुक खुद बोलेगी कि ये सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 29 पे आ जाइए, 29 पे। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, सॉरी। हम आते हैं क्वेश्चन 29 पे। उसके पहले 27 भी करना है हमको, 27 29 दोनों करना है। पीडीएफ भेजना है क्या? किसकी? हाँ, फिजिकल बुक मिलेगी आपको प्रिंटिंग के प्रोसेस में, बट आवर प्रिंटर इज इन भोपाल सो इट्स टेकिंग टाइम। बट आपके पास 1A1 भी आ चुका होगा, 2 भी आ चुका है, 2 नहीं आया क्या? चार्ट बुक आई है, तो शायद से वो वॉल्यूम नंबर 2 और क्वेश्चन बैंक ऐप में ही देगा। फिर कोई बात नहीं, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको दे देती हूँ, ठीक है? तो आप डरो मत। हो गया? आंसर भी आ गया? ठीक है, अभी लड़कों में से किसी को मौका देती हूँ। एनीवन फ्रॉम द बॉयज? यही 2 लड़के जवाब दे रहे, बाकी के लड़के थोड़े तो शर्म करो, सिर्फ ये दोनों ने फीस दी है। तुम लोग पहले हैंड रेस कर रहे हो फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, cheating, but it's a good thing, good spirit. Examine the validity of the following with reference to the relevant provisions of the Companies Act. The Board of Directors of Shri Limited called an extraordinary general meeting upon the requisition of the members. तो मीटिंग बुलाई गई है, डायरेक्टर्स ने अपने मन से नहीं, मैंने बैच अनाउंस की है, अपने मन से नहीं, आपके रिक्वेस्ट पे कि हम सुबह 6 बजे आएंगे। ये मैंने नहीं कहा था, आपने रिक्वेस्ट किया था। और उसके बाद क्या हुआ? डायरेक्टर्स तो आ गए, मतलब मैं तो आ गई, आप ही नहीं आए। क्या मैं मीटिंग अडजर्न करूंगी? बट इस केस में श्री लिमिटेड के चेयरमैन ने मीटिंग को अडजर्न किया, कहा कोरम नहीं आया तो मीटिंग अडजर्न होगी। आप एडवाइस कीजिए कंपनी को, ये जो हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी मीटिंग का क्या स्टेटस होता है? इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, the meeting shall stand dissolved, cancelled, because it is a meeting called on the request of the requisitionist. ऐसी मीटिंग adjourn नहीं होती है for want of quorum. ऐसी मीटिंग डायरेक्टली क्या हो जाती है? कैंसिल, डिसॉल्व हो जाती है। क्या बात है?
So if the quorum is not present within half an hour of the appointed time, the meeting, if called on the requisition of the members, shall stand cancelled. Adjourn करना proper decision नहीं है. ये कहाँ पे लिखोगे अभी आप? कोरम के सेक्शन के उधर. 103 का है 103. आओ तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज 24 पे, जिन्होंने कल बुक्स कलेक्ट नहीं की है, it is a request to them, please go on the second floor near our office. There is the dispatch department का window. वहां से प्लीज आपकी टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर लेना, ठीक है? मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, बट फिर भी फिजिकल बुक्स की पूजा तो नहीं करनी है, हमें इस्तेमाल करना है, तो लेके आ जाना, ठीक है? अच्छे बच्चे हो ना? वेरी गुड. वहां पे लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा है? क्वेश्चन 27. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल का. नेक्स्ट, चलो इस सवाल का जवाब कौन देगा? अब मैं देख रही हूं किसने हैंड पहले रेस किया है. क्वेश्चन 29. क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है. वंडरफुल. आंसर्स ही दिख जाएगा. सिराज a shareholder gives a notice for inspecting proxies 5 days before the meeting is scheduled and approaches the company 2 days before the scheduled meeting for inspection of the same. What is the legal provision regarding his actions as per the provisions of the Companies Act? I think सबसे पहले इसी बच्चे ने हैंड रेस किया था, मलिंगा ने. दिस इज मलिंगा बैच. हेलो. हाँ, हेलो. वी कैन हियर यू. यस मैम, इंस्पेक्शन 48 मतलब इंस्पेक्शन का जो नोटिस है वो 3 दिन पहले देना पड़ता है, और जो भी इंस्पेक्शन करना चाहता है, मतलब मेंबर इंस्पेक्शन करना चाहता है, उसको 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस आवर्स में. हाँ, बट यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे उन्होंने मतलब सीरज कब आया है इंस्पेक्ट करने के लिए? 5 days बिफोर. नहीं 5 days पहले उसने 2 नोटिस days दी है. बिफोर. 2 days. बट आया कब है? नोटिस 5 दिन पहले दी है, बट इंस्पेक्ट करने कब आया है? 2 days बिफोर. तो क्या ये सही है? सही है मैम. कैसे? 24 hours. अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब गलत है. आपने प्रोविजन तो एकदम सही बोला बेटा. क्या हो गया फिर? 48 आवर्स. बट अफसोस आपको कैडबरी नहीं मिलेगी. ओके मैम, चलेगा. चलेगा. आ जाओ, इसको दे दो माइक. थोड़े पल के लिए खुशी मिली आपको. मैम, हाँ, सिराज को अपना 24 आवर्स आप बिफोर. पहले स्टार्टिंग से इसे प्रोविजन बोलते हुए जवाब दो ऐसे. मैम, एज पर सेक्शन 105, क्या बात है? सिराज शुड हैव गिव द नोटिस टू द कंपनी बिफोर 3 days, but he have given it before 5 days. तो अच्छी बात है या बुरी बात है? It is good, ma'am. हाँ, it is good. Okay. And he should come for the inspection of meeting before 24 hours of commencement of meeting, and end till the conclusion of the meeting. So it is invalid because he had come 2 days before the meeting. समझ में आया क्या बेटा आपकी गलती कहाँ थी? यहाँ पे गलती किया, कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन में गलती मत करना, है ना? तो एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए. क्या नाम है बेटा आपका? हर्ष के लिए एक बार जोरदार तालियां. और मलिंगा के लिए भी. प्रोविजंस इसने एकदम सही बोले थे. इसको क्या हो, आवाज आ रही है? हाँ, प्रोविजंस एकदम सही बोले थे, बट आई डोंट नो क्या हो 48-24 में क्या गड़बड़ हो गई, आई डोंट नो. बट जो भी है, आपको अगर इंस्पेक्ट करने आना है, मीटिंग के 24 आवर्स पहले आना होगा. यहाँ पे आप 2 दिन पहले आए हो तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? अरे बोलो ना, कहां पे लिखोगे ये चीज? क्वेश्चन 29 वापस से 105 के उधर, प्रॉक्सी के उधर. ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 लिखा था आपने प्रॉक्सी के उधर. अब आप लिखोगे क्वेश्चन 29 और मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये. डन?
और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 33, फिर हम नए सेक्शंस की ओर जाएंगे। ये एक डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा प्रोविजन ही बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रॉक्सी एंड एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू, नहीं बस इतना ही पूछा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो जनरल पॉइंट है, फटाफट कौन बोलेगा? दे रहे हो माइक इधर, कौन बोल रहा है? आप पहले से हैंड रेस कर देते हो, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। गुड, बट आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। Proxy means proxy is appointed by member to attend meeting, but proxy is not A member personally present. members personally present, and members have to submit their proxy form हाँ, MGT 11 48 hours before the commencement of the meeting. okay. The proxy, if the form is not present, not submitted within the 48 hours of the commencement of the meeting date, the proxy is not Validly valid. appointed. Prox- हाँ, then the proxy is not validly appointed. Can a Appointed. proxy speak in the meeting? No, proxy he- can. हाँ बोलो। Proxy cannot speak in the meeting, and Can he voting vote right. by show of hands? Yes, proxy can vote. No, proxy can only vote by poll. Okay. Yes. He cannot vote by show of Of hands. Okay. If the articles provide for a particular proxy form, Yes, article can provide form, but the but if we don't fill that form and form- we submit MGT 11, MGT is 11 it okay? it's a valid form. So is the appointment valid? It's the valid appointment. Okay, fine. Very good. एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। Good बेटा, good. So proud of you. I'm not quite sure ऐसे direct theory questions आएंगे या नहीं, but yes, मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन डाला हुआ है at the end of the chapter। तो 105 के वहां पे वापस से और एक क्वेश्चन नंबर ऐड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33, और वहां पे लिख दो ICAI मॉड्यूल। एक 114 का क्वेश्चन है रेजोल्यूशंस का। कौन सा क्वेश्चन है एक बार मैं देख लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ही मिनट को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ये देखो, एक तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने जस्ट किया, Benson Limited issued a notice with the agenda of 9 businesses to be transacted in the AGM. But ये 9 businesses में से 2 businesses were regarding the appointment of Sahu and Pranav as the directors. And the chairman decided to move all the 9 businesses together to save the time. क्या ये valid है? क्यों valid नहीं है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन क्या सेपरेटली पास होना चाहिए? वो साथ में मूव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे चेयरमैन जो कर रहा है कि सारे रेजोल्यूशन साथ में पास हो गए, ऐसा अलाउड नहीं है। ये 2 रेजोल्यूशन आपको अलग से पास करने पड़ेंगे, बाकी 7 रेजोल्यूशंस आप एक साथ पास कर सकते हो। बराबर ना? अरे हाँ है ना? तो वो जो इलस्ट्रेशन है आपकी टेक्स्ट बुक में, क्या पेज पे होगा वो इलस्ट्रेशन जो इस बंदे ने रीड किया था? 45। वहां पे आप लोग लिखो क्वेश्चन 3 में 18। क्वेश्चन 3 में 18। क्वेश्चन 3 में 18। लिखा आप लोगों ने? पक्का? क्वेश्चन 8 हुआ है क्या हमारा? 8 आई थिंक सो हुआ है ना, कि नहीं हुआ है? हुआ है। ये देखो क्वेश्चन 9, देखो 9, गिव द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब माना जाएगा पास होता है?
when the votes in favor are exceeding the votes cast against it. और SR कब पास होता है बोलो? When the votes cast in favor are not less than 3 times the votes cast against the resolution. तो ये 114 है, 114. टेक्स्ट बुक में कहाँ है 114? देखो, अगर आपको सच में इंस्टीट्यूट ने ये सवाल 2 या 3 मार्क के लिए पूछा है, तब देखो फिर वो पूरा सेक्शन जो है आपको लिखना पड़ेगा. फिर आपको लिखना पड़ेगा when the votes are cast whether by show of hands or by poll or by electronic means. आपको पूरा इलैबोरेटिव लिखना पड़ेगा. इतना जो मैंने 2 सेंटेंसेस हाईलाइट किया है, उतना लिख के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. So this actually also depends on what is the weightage of the question. और इसीलिए फिर मैंने आपको शॉर्टकट में आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है. देखो, अगर सिंपली करनी थी आपकी जिंदगी, मैं शॉर्टकट वाला दे देती थी आपको. आप भी खुश, मैं भी खुश. मेरी भी बैच 10 दिन पहले खत्म हो जाती थी. बट फिर सच में सोचो, अगर मई 19 में तब पूछा गया है, वापस से ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में रिपीट करेगी, आपको इतना सा सिंपल वर्ड में लिख के क्या 2 मार्क्स मिलेंगे? बच्चे पेजेस लिखते हैं फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं. 2 सेंटेंसेस में कैसे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे? इसीलिए ये सारी चीजों को मैंने अपनी बुक्स में कवर किया है. एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आपको पता तो होना चाहिए क्या लिखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गया? सब लोग बोल सकते हो, आई नो OR क्या है, SR क्या है, बट जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है उतने मार्क्स का आपको इज्जत देके के लिखना भी पड़ेगा ना. कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्या मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं. आपने टेक्स्ट बुक में लिखा क्या क्रॉस रेफरेंस? 114 क्या पेज पे है टेक्स्ट बुक में? 43 पे. आप लोग प्लीज लिख दो. क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 9 मई 19 अटेम्प्ट लिखना. क्योंकि जब टेक्स्ट बुक में आप ये सेक्शन पढ़ोगे और जब देखोगे मई 19 में पूछा है, अपने आप से आपका मन बोलेगा इस प्रोविजन को इज्जत देनी पड़ेगी. मई 19 में पूछा है, हमारे अटेम्प्ट में भी पूछ सकते हैं. कभी अगर आपका माइंड बोले अरे हाईलाइटेड पॉइंट शॉर्टकट करके आगे निकल जाते हैं, अपने आप ये चीज रुकेगी. समझ रहे हो आप? तो बार बार मैं नहीं आपको संभाल सकती, कभी कभार आपको अपने आप को भी संभालते आना चाहिए. इसलिए एटलीस्ट आई एम मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. समझ रहे हो आप बात को? क्वेश्चन 10 तो हो चुका है. क्वेश्चन 13 भी हो चुका है. 14 तो अभी किया ना हमने. ठीक है, बस आई थिंक इतना ही है. आगे के तो क्वेश्चंस हमने कर लिए. एक बार फिर भी देख लेते हो, कुछ पेंडिंग तो नहीं है. This is the biggest chapter in your syllabus. It has approximately 35 sections. कितने? सिर्फ 35. 160 में से बस इतना ही है. ये चैप्टर का वेटेज भी बताया ना मैंने आपको, बताया था ना उस दिन क्वेश्चन बैंक में. कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है. इंस्टीट्यूट कभी कभार 2-2 क्वेश्चंस भी एक ही चैप्टर में से पूछती है, और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, ये वाला. ये बुक ऐसी क्यों है? है बट एक मिनट मेरे को देखना है, वो जो सेक्शन नंबर का चार्ट है अगर वो ऐसा ही है तो फिर मैं रोटेट नहीं करती. इसको ऐसा रीड करना पड़ेगा. आप लोग तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते. हाँ कर रही हूँ, लिखना पड़ेगा. ये करने की जरूरत नहीं. ये मुझे बताना था
ये जो पीडीएफ आई है उसमें सिर्फ ये वाला पेज कट हुआ है ना, शायद ये ऊपर वाला आपको आया नहीं है कट होके, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमारे सेक्शंस यहाँ से ही है। आपकी बुक में आया है? आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंट हो क्या है? हाँ, 88 से शुरू होता है ये सेक्शन, मतलब चैप्टर। आपकी बुक्स में तो आया है ना, बट वो जो सॉफ्ट कॉपी मैंने दी थी शायद उसमें ये पेज नहीं आया था, ऐसा कुछ था। सुनो ना मैं क्या बोल रही हूं, क्या क्या हुआ है हमारा बताओगे आप? सबसे पहले तो 101 से शुरू किया था हमने, 101 बताओगे 101 किस बारे में बात कर रहा है? नोटिस ऑफ अ मीटिंग। 102 किस बारे में बात कर रहा है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 103 किस बारे में बात कर रहा है? कोरम। 104, 105, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम लोग गए थे 112 और 113। 112 किस बारे में बात कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कल किया था 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, और 116 रेजोल्यूशन पास्ड एट एन अडजर्न्ड मीटिंग। तो ये सारे सेक्शंस क्या हमारे हो चुके हैं? पक्का 100%। और बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू वोटिंग, किसी को कुछ 2 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, कुछ शायरी बोलनी है, कुछ गाना गाना है, कुछ जोक बोलनी है, शॉर्ट ब्रेक ले गए। 9:17 हुआ है, 9:20 पे हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बिकॉज दिस न्यू टॉपिक रिक्वायर्स अ लिटिल ब्रेक। एनीवन वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग? You all can go to the washroom, drink water, चाय लेके आ सकते हो, कॉफी लेके आ सकते हो। टाइमर के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। 9:20 पे। डाउट्स बाद में मेरे को भी ब्रेक चाहिए बेटा। सारे डाउट सॉल्व हो गए, डोंट वरी, मैं हूं ना। ये चैप्टर का वेटेज क्या है? 4 से लेकर 10 मार्क तक कितना भी वेटेज हो सकता है इस चैप्टर का, वो इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करती है। Last 1 minute.
चलो, ब्रेक टाइम ओवर. Okay. Yes. चलो. So the break time is over. हेमंत, चलो स्क्रीन स्विच कर लो. आने वाले 4 सेक्शंस बैक टू बैक बात करते हैं वोटिंग के बारे में. किस बारे में बात करें? कि आप अगर मीटिंग के रेजोल्यूशन में वोट करना चाहते हो, आप वोट कैसे कर सकते हो. ओके, तो 4 अलग अलग तरीके हैं वोटिंग करने के. पहला तरीका जो सबसे सिंपल है और हर चेयरमैन वोट करता है इसी तरीके से, एंड दैट इज वोटिंग बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स. सबसे सिंपल तरीका है, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इस क्लासरूम में भी बहुत बार जब हम वोटिंग करते हैं, हम वोटिंग किस तरह से करते हैं? बाय शो ऑफ हैंड्स. शो ऑफ हैंड्स का बस प्रिंसिपल इतना होता है कि आपने चाहे कितने भी शेयर्स क्यों ना होल्ड किए हो, आप वोट भाई एक ही कर सकते हो. फिर अगर आपके पास 1 शेयर है तो भी आप 1 वोट कर सकते हो. आपके पास 100 शेयर्स है तो भी आप एक ही बार हैंड रेज कर सकते हो. और अगर आपके पास लाख शेयर्स है तो भी क्या आप हैंड रेज एक ही बार कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई यूजुअली members who have higher number of shares don't feel comfortable in voting by show of hands. Then they demand for a poll. अगर उनका जो इच्छा था उसी के हिसाब से डिसीजन आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है. क्यों कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि इवेंचुअली शो ऑफ हैंड्स ने समय बचाया है, एफर्ट्स भी बचाए हैं और थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं. तो अब अगर उसको कोई आपत्ति नहीं है, ही विल नॉट डिमांड अ पोल. बट अगर उसको लगता है उसका डिसीजन ना था बट शो ऑफ हैंड से हाँ हुआ है, क्या ऐसा बंदा पोल डिमांड करेगा? क्योंकि आप सोचो, सपोज से फॉर एग्जांपल, ये आपका नाम क्या बेटा? कोमल. कोमल के पास 1 ही शेयर है रिलायंस में और मेरे पास 5 लाख शेयर है रिलायंस के. कल जाके अगर रिलायंस में कुछ गलत डिसीजन हुआ, इसमें कोमल का क्या घाटा है? इसमें तो मेरा घाटा है. कोमल बोलोगी इसमें मेरा क्या? समझ रहे हो आप? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1000, 2000, 3000 से ज्यादा फर्क पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? मुझे पड़ेगा. शो ऑफ हैंड से अगर डिसीजन हाँ आया बट मेरा डिसीजन हाँ नहीं है, I will request the chairman and I will demand for a poll. And then I will demand for a चेयरमैन की फिर जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो वापस से उसी रेजोल्यूशन को पुट अप करे और वोटिंग कंडक्ट करे बाय वे ऑफ अ पोल. और इवेंचुअली पोल से जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन को कंसिडर किया जाएगा एज द कंक्लूडिंग डिसीजन. शो ऑफ हैंड्स का डिसीजन फिर इस केस में कंक्लूडिंग डिसीजन नहीं होगा. बट अब कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति 1 शेयर उठा के आ गया, क्या वो पोल डिमांड कर सकता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. इफ यू वांट टू डिमांड फॉर अ पोल, you should be holding at least shares worth 5 lakhs. How much? मेरे पास तो 5 लाख रिलायंस के शेयर्स है. वैल्यू इज मच मोर देन 5 लाख. तो मैं अकेले भी पोल डिमांड कर सकती हूँ. बट से फॉर एग्जांपल मेरे पास अकेले के पास इतने शेयर्स नहीं है, तो तब मैं विथ अदर मेंबर्स मिलकर पोल डिमांड कर सकते हैं. फिर हम सब लोगों का कितना होना चाहिए कैपिटल? 5 लाख. तो 5 लाख कैपिटल इंडिविजुअल लिमिट नहीं है. या तो मैं अकेली या तो मेरे साथ वो लोग भी है
जिनको वापस से पोल डिमांड करना है, बट हम सब लोगों का मिल के कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख। क्या प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है? इससे सवाल पूछा था तब मैंने जवाब दिया था। इससे समझ में आता है आप कितने विजिलेंट हो क्लास में। मैंने समझाया नहीं था बट इसके सवाल का जवाब दिया था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोलती हूँ। यस, अ प्रॉक्सी कैन डिमांड अ पोल। अरे भाई, प्रॉक्सी अगर बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, चेयरमैन की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता, शो ऑफ हैंड्स की तरह वोट नहीं कर सकता, पोल डिमांड नहीं कर सकता, प्रॉक्सी अपॉइंट क्यों करेंगे? थोड़ा तो सोचो, आप ही बताइए, कॉमन सेंस। अरे कुछ तो राइट होगा ना, जिससे हमको भी लगे अगर हम नहीं जा रहे हम प्रॉक्सी को भेजें। सबके लिए नहीं बोल रहे हो तो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करेंगे। ही कैन डिमांड a poll and eventually he can also vote by way of a poll। तो कुछ तो आशा की किरण है कि चलो अगर मैं नहीं जा पाती हूं, अगर मेरा प्रॉक्सी जाता है, किसी तरह से तो वोट कर पाएगा ना, और शो ऑफ हैंड्स नहीं तो वो पोल डिमांड करके पोल से वोट करके आएगा। बट पोल डिमांड करने के लिए या तो मेरे पास या तो मेरे साथ दूसरे मेंबर्स या दूसरे प्रॉक्सीज, हम सब लोगों का मिलाकर कैपिटल कम से कम कितना होना चाहिए? 5 लाख और एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, विचएवर इज लेस, विचएवर इज। हो सकता है एक कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल ही 1 लाख है, हो सकता है ना। कोई कंपनी जिसका टोटल कैपिटल ही 1 लाख है, तो 5 लाख मिला के लाएगी कैसे? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? 1 लाख का 1/10 देखोगे, कितना आता है? 10,000। उतना कैपिटल आपने होल्ड करना चाहिए, या तो अकेले में या तो दूसरे मेंबर्स या दूसरे प्रॉक्सीज मिलकर चेयरमैन को रिक्वेस्ट करोगे कि वापस से आप ये वोटिंग कंडक्ट करो, और ये वोटिंग अब कंडक्ट किया जाएगा बाय वे ऑफ अ पोल। पोल आप लोगों ने कभी किया होगा, अगर केबीसी का पोल नहीं तो क्या आपने टेलीग्राम का पोल किया है? जैसे चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ टेलीग्राम पे, पोल पे, आप लोग जवाब दो मेरे को, ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड व्हाट अ पोल इज, क्योंकि यहां पे तो 2 ही आंसर हो गए, इधर फेवर या अगेंस्ट। तो मैं आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप बोलना ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है मतलब फेवर में आप, फॉल्स है मतलब अगेंस्ट है। देखते हैं वोटिंग कैसा होता है। लाइव पोल हम कंडक्ट करें, कहां करेंगे हम लोग? इसी चैनल पे करते, फिर स्वप्निल पटनीस क्लासेस पे, टेलीग्राम पे वर्चुअल किड्स स्वप्निल पटनीस क्लासेस पे आ जाओ। आई विल कंडक्ट अ पोल। मैं अभी क्वेश्चन बना रही हूं। एंड ये पोल का सवाल आ गया आपके सामने। यस, आया, देखो वो आ गया। तो आपको बताना है कि क्या ये जवाब, मतलब ये आप समझ लो, ये जो क्वेश्चन मैंने डाला है, इट्स लाइक अ रेजोल्यूशन दैट आई हैव पुट अप। आप लोग सब मीटिंग में आए हो और आप लोग वोट कर रहे हो पोल से। क्या हुआ? ये लोग कौन है जिन्होंने फॉल्स बोला है? मारो इनको। कितने लोगों ने फॉल्स बोला है? अब 0% हुआ है। मतलब इस सवाल का जवाब अगर नहीं दे सकते ना, सच में या तो वो खिड़की से कूदे या तो मैं कूद जाऊं। हुआ? ठीक है, वापस से। अब ये जानबूझ के कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो नीडलेस अटेंशन के लिए कुछ कुछ हरकतें करते रहते हैं, ये वो लोग होते हैं। अपने क्लास में भी हो गए ऐसे नमूने। अभी आने दो, थोड़े दिन जाने दो, समझ में आ जाएगा। अभी बोलने के बाद अगर कर रहे दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस, जो भी है। ठीक है, चलो अब आप बताओ
97% लोगों ने हाँ बोला है और 3% ने ना बोला है. मतलब क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है? This resolution that we passed right now was by way of a poll. वैसे कुछ देर पहले मैंने आप लोगों का वोटिंग लिया था बाय शो ऑफ हैंड्स, जिसमें मैंने पूछा था क्या आप चाहते हो कल आप लोगों को छुट्टी मिले. जितने लोगों ने बोला हाँ, जो फेवर में है प्लीज रेज योर हैंड. आई थिंक रेजोल्यूशन विल बी पास्ड यूनानिमसली. 100% वोट फेवर में है. और जो लोग ना बोल रहे प्लीज रेज योर हैंड कि नहीं नहीं मैम छुट्टी मत दो. अब शर्म के मारे कोई रेस करेगा भी नहीं हैंड, सारे क्लास के बच्चे उसको मारेंगे. तो यस, व्हाट आई मीन टू से इज, बता शो ऑफ हैंड्स कितने आसानी से 1 सेकेंड में हो गया. 1 सेकेंड, इट्स वेरी इजी. और फ्लो में शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग हो भी जाता है. तो हम तो यही चाहते हैं और यूजुअली हर मीटिंग में शो ऑफ हैंड्स से ही पहले वोटिंग किया जाता है. बट अगर वो लोग जिनके शेयर्स ज्यादा है उनको लगता है उनके लिए अनफेयर हुआ है, देन दे कैन डिमांड फॉर अ पोल. बिकॉज पोल के केस में अब सुनो व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर अ पोल. द प्रिंसिपल इज 1 शेयर 1 वोट, whereas शो ऑफ हैंड्स में इट इज 1 मेंबर 1 वोट. शो ऑफ हैंड्स में लाख भी शेयर्स है, हैंड तो एक ही बार रेस करोगे ना. बट पोल के केस में 1 लाख शेयर्स, कॉन्सिक्वेंटली 1 लाख वोट्स. उसको 1 वोट कंसिडर नहीं किया जाएगा, लाख वोट कंसिडर किए जाएंगे. मतलब अगर आपका पैसा ज्यादा है कंपनी में आपको ज्यादा वोट्स, अगर आपका पैसा कम है आपको कम वोट्स. मतलब अगर आप टेक्निकली देखो पोल से किया गया रिजल्ट क्या ज्यादा साउंड है, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट कंपनी में ज्यादा है, इंटरेस्ट इन द सेंस उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसको कॉन्सिक्वेंटली क्या ज्यादा वोट भी अलाउ करने दिया गया है. बट इफ अ पोल इज नॉट डिमांडेड, जो शो ऑफ हैंड से रिजल्ट है दैट विल बी फुल एंड फाइनल. बट अगर पोल डिमांड किया जाएगा वापस से पोल को कंडक्ट करो, वही रेजोल्यूशन को, और फिर पोल से जो रिजल्ट आता है उसी को कंसिडर करो एज अ वैलिड रेजोल्यूशन दैट हैज बीन पास्ड. ओके, यही शो ऑफ हैंड्स और पोल जो है हमारा हो चुका है. 2 सेक्शंस हमारे हो चुके हैं, सेक्शन नंबर 107 और सेक्शन नंबर 109. 107 बात करता है वोटिंग बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स और 109 बात करता है वोटिंग बाय वे ऑफ अ पोल. शो ऑफ हैंड्स का प्रिंसिपल 1 मेंबर 1 वोट और पोल का प्रिंसिपल 1 शेयर 1 वोट. अब देखो ये दोनों भी 107 109 सुन रहे हो क्या मेरी बात? ये दोनों भी वोटिंग के जो तरीके हैं ये वो तरीके हैं जो किए जा सकते हैं इफ द मीटिंग इज कंडक्टेड फिजिकली. तो फिजिकली बंदा रेस करेगा अपना हैंड. जो बच्चे जैसे आज क्लास में एब्सेंट है वो लोगों का क्या हैंड रेज हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं. फिजिकल मीटिंग में ही क्या होता है, शो ऑफ हैंड्स और पोल से. पोल में भी अभी तो आपके पास टेलीग्राम का चैनल है क्योंकि वो एक वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन है, बट पोल का तो हर कंपनी का अलग अपना सिस्टम होता है ना, और उनको वो गैजेट मिलता है. अगर आप फिजिकली मीटिंग में प्रेजेंट हो तो घर बैठे बैठे, अभी वर्चुअल बच्चे पोल में जवाब दे पाए, बट हर बार क्या ये पॉसिबल होगा? मीटिंग के केस में तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा सिस्टम की अपनी कमियां हैं. तो आप मीटिंग में आओगे, आपको गैजेट, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जब ऑडियंस पोल होता है, घर पे बैठ के आप भले ही ऑडियंस हो बट क्या आपका वोट काउंट होगा? आप कितना भी बोलोगे ए है आंसर, कुछ नहीं होगा. हाँ, भावनाओं को समझो मेरे. तो उसके लिमिटेशंस है ना. आपको ऑडियंस पोल का हिस्सा बनना है तो आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा. ये दोनों भी जो है 107 और 109 ये वो टाइप के वोट्स है जो कंडक्ट किए जाते हैं इन अ फिजिकल मीटिंग. ओके, बट अब बदलते जमाने के साथ लॉ मेकर ने भी सोचा हमको बदलना है. अब वो जमाना गया जहां पे फिजिकली मीटिंग्स होती है. आजकल तो एजुकेशन भी ऑनलाइन होता है, तो मीटिंग क्यों नहीं? स्पेशली कोविड के बाद ये सारी चीजों ने काफी यू टर्न लिया है.
हमने फिजिकल मीटिंग्स पे अब उतना एम्फेसिस नहीं रखा है जितना हम पहले रखते थे। अब हमने कहा है हमारा क्या इंटेंशन है, इवेंचुअली लॉ मेकर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में इन्वॉल्व रहे। अरे बोलो ना, लॉ मेकर का क्या इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में इन्वॉल्व रहे, और उसके लिए उस बंदे को फिजिकली मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अगर हमने उसको कन्वीनियंस दे दिया है, हिज टाइम, हिज प्लेस, हिज कन्वीनियंस, ही कैन वोट, व्हाई नॉट। हम तो चाहते ही है कि मुकेश अंबानी और उसके फैमिली के अलावा बाकी सब लोग वोट करें। नहीं तो क्या होगा, मुकेश अंबानी विल टेक द चेयर, उसकी बीवी, बच्चे, रिलेटिव्स, ये लोग ही वोट कर लेंगे, कोरम भी बन जाएगा, रेजोल्यूशन भी पास हो जाएगा। क्या गवर्नमेंट सरकार चाहता है कि आपके और मेरे जैसे लोग भी मीटिंग का हिस्सा बने, और अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पा रहे, एटलीस्ट क्या वो अपना वोट कास्ट कर पाए। अरे बोलो ना, इसीलिए हमने क्या किया, 108 ई वोटिंग का फैसिलिटी जो है वो किया इंट्रोड्यूस, एंड दिस सेक्शन इज जेन्युइनली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बदलते वक्त के साथ ई वोटिंग का अपना इंपॉर्टेंस बढ़ा है, और प्रैक्टिकली ई वोटिंग अब हर कंपनी के केस में कैरी आउट की जाती है। और जब कोई चीज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस लेती है, इंस्टीट्यूट भी उस सेक्शन को उतनी ही इज्जत देती है। आप जब ये सेक्शन के क्वेश्चंस देखोगे ना, यू विल रियलाइज ये चार तरीके हैं वोटिंग के, आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। अगर 5 कहां नजर आ रहे बेटा, 4 ही है। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, बाय पोल, पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग। चारों तरीके के अगर सपोज सवाल इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल 10 सवाल अगर पूछे, 10 में से 9 सवाल ई वोटिंग के हैं और 1 सवाल किसी और का होगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ई वोटिंग। तो ई वोटिंग में होता क्या है, हर मेंबर अपना वोट कास्ट कर सकता है इवन दो ही इज नॉट फिजिकली अटेंडिंग द मीटिंग। कितना सिंपल हो गया। जैसे कि अज्यूम करते हैं आप लोग सब रिलायंस के शेयर होल्डर्स हो, 30 तारीख को अब रिलायंस की मीटिंग है, आप लोगों को नोटिस मिल चुकी है। अरे हाँ है ना। अब देखो क्या हुआ है, कुछ बिजनेसेस कैरी आउट होने वाले। अड्डा तो होगा ही। अड्डा क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ declaration of dividend and to consider and adopt the financial। उसके अलावा दूसरी चीजें भी हो रही है। हर रेजोल्यूशन पे वोटिंग होने वाला है और आप भी चाहते हो कि आपका वोट कास्ट हो, बट इतना बिजी रूटीन, इतने क्लासेस चलते हुए आप बंक करके बॉम्बे जाके आ नहीं सकते, बट फिर भी आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो, वोट करना चाहते हो। ओके, अब देखो, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग क्यों ना करते हो, आप फिर भी आपका वोट कास्ट कर सकते हो। चाहे आप कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से, चाहे आप आसाम से हो या आप गुजरात से हो, चाहे आप राजस्थान से हो या कर्नाटका से हो, चाहे आप एमपी से हो या आप बिहार से हो, घर पे बैठे बैठे वर्चुअल किड्स आप लोग भी क्या कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो। आपको फिजिकली बॉम्बे क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, बॉम्बे में आने की जरूरत नहीं है। योर टाइम, योर स्पेस, योर कन्वीनियंस, यू कैन कास्ट योर वोट इलेक्ट्रॉनिकली। आपको क्या चाहिए, बस इंटरनेट फैसिलिटी, दैट्स इट। अंजाला क्या होता है ई वोटिंग में, इतना सिंपल है। आप लोग तो यार अभी टेक्नोलॉजी से काफी अकस्टम्ड हो, तो आप लोगों को तो ज्यादा दिक्कत आना ही नहीं। आप लोग जनरेशन जी हो ना, जेन जेड बोलते, जेन सॉरी जेन जी, यस। सो जेन जी हो आप लोग, यू आर ऑल अकस्टम्ड टू ऑल दीज गैजेट्स, तो यू नो हाउ सिंपल इट इज। करना क्या है आप लोगों को, सुनो ना मेरी बात, मैं आपको बताती हूं। जैसे कि वर्चुअल किड्स, आर यू देयर?
क्या हुआ? संभालो बेटा अपने आप को। क्या होता है मैं आपको बताती हूं। सपोज ये कंपनी है, अरे अरे अरे, और ये कंपनी के मेंबर्स है, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटका से, और अब 30 तारीख की हमारी कंपनी की है मीटिंग। मीटिंग में तो अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है इन मेंबर्स को, तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने मेंबर्स को देती है ई वोटिंग की फैसिलिटी। कंपनी कहती है अगर आप मीटिंग में आ सकते हो तो क्या बात है, बट अगर आप मीटिंग में नहीं आ सकते हो तो भी क्या ही बात है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से घर पे बैठे बैठे आपका वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। हम दे रहे ना आपको फैसिलिटी, आप मजे उठाओ बस। अब नोटिस में ऐसे तो डे प्लेस आर एजेंडा लिखा होता है, हाँ या ना, बट ऐसी नोटिसेस में, ऐसी नोटिसेस मतलब कैसी नोटिसेस, जहां पे कंपनी अपने मेंबर्स को ई वोटिंग का फैसिलिटी दे रहा है, ऐसी कंपनीज अपने नोटिस में क्या करती है? डे प्लेस आर एजेंडा तो लिखती है, बट डे प्लेस आर एजेंडा लिखने के साथ साथ ये कंपनीज लिखती है कि हमारी कंपनी जो है आप लोगों को दे रही है ई वोटिंग की फैसिलिटी। डे प्लेस आर एजेंडा के साथ साथ उस नोटिस में लिखा रहेगा कि ई वोटिंग इस तारीख से शुरू होगा, इस तारीख को खत्म होगा। सुनो ना, एक मिनट, मैं यहां से ही मार्क कर लेती हूं। लिखा है क्या मैंने? हाँ, डे प्लेस आर एजेंडा तो लिखा ही होगा। क्या ये लिखा होता है 101 के हिसाब से? बट अगर आपकी कंपनी ई वोटिंग की फैसिलिटी दे रही है, उसके साथ साथ उस नोटिस में लिखा होगा ई वोटिंग इस तारीख से शुरू होगा, इस तारीख को खत्म होगा। आपको अगर ई वोट करना है, ये आपका यूजर आईडी है, ये स्टेप्स हो गए आपके पासवर्ड को जनरेट करने के लिए। तो स्टेप्स टू जनरेट पासवर्ड, जैसे कि आपके नाम के फर्स्ट 2 इनिशियल्स विथ आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स। तो जैसे अंकिता का AN और सिर्फ फॉर एग्जांपल लास्ट 4 डिजिट है 00007, तो ऐसे AN 0007 would be my password. So these are the steps that they have given to generate the password. It's just an example. ठीक है, तो अब यूजर आईडी होगा, स्टेप्स टू जनरेट द पासवर्ड होगा, वो URL लिंक होगी, हाँ, जिसको क्लिक करने के बाद मेरे को ई वोटिंग के पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। फिर उसमें मैं अपना यूजर आईडी डालूंगी, मैं अपना पासवर्ड डालूंगी, फिर लिखा जाएगा वेलकम अंकिता पटनी, यू हैव दीज मेनी शेयर्स इन Reliance meeting is scheduled on 30th of August to conduct the following resolution. फिर अड्डा होगा, अड्डा के अलावा अगर कोई दूसरे स्पेशल बिजनेसेस है तो वो लिखा होगा यू कैन कास्ट योर वोट नाउ, और फिर मैं टिक 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 ऐसे करोगे, जो भी है, फेवर अगेंस्ट फेवर अगेंस्ट फेवर अगेंस्ट, और फिर मैं सबमिट पे क्लिक करोगी। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, क्या मेरा वोट कास्ट हो गया? विद इन अ मिनट आई कैन कास्ट माई वोट विदाउट गोइंग टू बॉम्बे। मेरा समय बच गया, क्या मेरा पैसा भी बचा है, और क्या मेरे एफर्ट्स भी बचे हैं। इवेंचुअली मीटिंग में जाके आपको करना क्या रहता है? ई वोट। क्या वो यहां पे बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर मैंने कर लिया? इवन आई विल फील दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोल्यूशंस पास्ड इन द मीटिंग। नहीं आई बात समझ में? और एक बार मैंने ई वोट कास्ट कर दिया, बाद में मैं अपना वोट चेंज नहीं कर सकती। तो वंस आई कास्टेड माई वोट, I cannot change my vote again. A vote casted is casted forever. I cannot vote again.
आई कैन नॉट चेंज माई वोट ऑल्सो. अगर मैंने फेवर वोट किया था, अब मैं उसको अगेंस्ट नहीं कर सकती. सिस्टम में चले गए, आप फिर हो गई एंट्री. अब ना उसको चेंज किया जा सकता है और ना उसको वापस से लिया जा सकता है. बट सवाल है, मैंने ई वोट कास्ट तो कर दिया. इत्तेफाक से उस दिन मैं बॉम्बे थी कुछ काम से. क्या मैं फिजिकली जाके मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. I can physically still go and attend the meeting. But will I be allowed to vote again in the meeting? I will not be allowed to vote again. क्या मेरा वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुका है? तो अब आप बोलोगे मैम अगर वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुका है, आप मीटिंग में जा ही क्यों रहे हो? नाश्ते के लिए. ऐसा नहीं होता है. मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस भी होते हैं. आपने वो स्पीच देखी थी मुकेश जी की? तो उसमें वो बताते हैं कंपनी ने पिछले साल भर में क्या क्या किया है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितने लॉसेस हुए, फ्यूचर के क्या गोल्स है, कितनी एसेट्स बढ़ी है, कितनी लाइबिलिटीज घटी है, आने वाले 5 सालों में मुकेश अंबानी का क्या विजन है रिलायंस का. तो अब ये सारी चीजों की जानकारी मेरे को ई वोट के वक्त तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी डिस्कशंस तो फिजिकली मीटिंग में हो रहे हैं. तो इवन इफ आई